लोग आज बात करेंगे ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब हम लोग मैग्नेटिज्म में एंट्री ले चुके हैं पीछे के साइड से। ठीक है, पीछे के गेट से एंट्री ले लिया हमने मैग्नेटिज्म में। टोटल 3 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी के, और 3 हैं मैग्नेटिज्म के, जिसमें से तीसरे पे हैं हम लोग। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी छोटा है लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस है अच्छी खासी, और इसका जो सबसे है तो छोटा लेकिन इसका एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें मतलब जो हम यूज़ करते हैं वो ईएमआई पे बेस पे प्रिंसिपल्स, उनके प्रिंसिपल्स पे ये ऑपरेट होती है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका जनरेटर। ठीक, और मतलब बिजली जहाँ से बनता है सोर्स, पावर स्टेशन। तो अगर सोचो कि ईएमआई का प्रिंसिपल ना होता तो पावर स्टेशन ना होता, पावर स्टेशन ना होता तो फिर कहीं बिजली ना होती, फिर घरों में दिए जलते। डिबरी, मुझे पता है ना डिबरी के बारे में। हाँ, कैसे भी मतलब डजंट मैटर, पर जलते। यानी कि ईएमआई इम्पोर्टेंस रखता है कि नहीं रखता। ठीक है, यानी कि हम लोग ये जो उधर के साइड जो बच्चे हम लोग देखेंगे वो भी नहीं देख पाते, वीडियो ही नहीं रहता। हम लोग पढ़ते ही ये चैप्टर नहीं पढ़ते, क्यों नहीं, पर ये चैप्टर की बात तो हम नहीं कह रहे हैं ना, पढ़ते, पढ़ाई करते। ठीक है, चंदा मामा दूर के, हाँ वो बात। चल नेक्स्ट है ईएमआई की। अब बात कर ही लेते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमआई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और इंडक्शन। देखिए यहाँ पे 3 बातें हैं। इलेक्ट्रिसिटी मालूम है ना, द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर और अ सर्किट इन नोन एज इलेक्ट्रिसिटी नीड्स टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसी तरह से मैग्नेटिज्म की बात करें तो व्हेन इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ कंडक्टर देन देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स वायर। तो एक ये इफेक्ट हो गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, मैग्नेटिज्म मिल गया। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ होता है किसकी बात है, इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या होता है, तो इंडक्शन बहुत पुरानी बातें हैं दोस्त, हम जानते हैं इस बारे में। जैसे कि एक कोई व्यक्ति बढ़िया कार्य कर रहा है और मतलब कि ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है तो दूसरा वाला उसको देख के जलेगा और कहेगा कि हम भी इस पर डबल मेहनत करके क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ये तो हैं बेसिक रूल्स प्रिंसिपल के, मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे लाइफ के, पर ऐसा होता नहीं है। अगर लोग देखते हैं कि फलां व्यक्ति बढ़ रहा है तो वो अपने बढ़ने के बजाय उसको घटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही कॉमन ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और इसको बिना मिटाए, बिना छोटा करे, मतलब बिना कुछ किए इसको क्या करना है, छोटा करना है। मतलब इसको टच नहीं करना, छोटा कर देना है। ठीक है, यही हमारी लाइफ में है रियलिस्टिक, कि अभी क्या है कि ये कोई है पर्सन जो अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहा है, अब हम क्या करेंगे, उसी की जगह क्या करेंगे, शुरू हो जाएंगे। मतलब उसके ऊपर पर्सनल, प्रोफेशनल और रीजनल अटैक। सोशली तौर पे अगर हम लोग सोचें तो ये तो इंडक्शन था, पर इसका रियल इंडक्शन यही होता है ना कि मान चलो कि अमित पढ़ने में तेज है, पढ़ने में तेज मतलब सीन क्या, मतलब कि वो 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई कर, फैक्ट बात है, इसमें कोई स्माइलिंग की बातें नहीं है। 6-7 घंटे पढ़ाई करने लगा, एग्जाम आ गया तो उसके बगल वाले दोस्त ऑटोमेटिक ये बातें मन में आ जाएंगी, बशर्ते कितनों भी बेस्ट फ्रेंड हो। रियलिस्टिक बात है, आ जाती है कि देखो वो 7-8 घंटा पढ़ रहा है और हम 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर वो समय निकाल के पढ़ाई, इसको कहते हैं इंडक्शन। एक तो ये, और दूसरा होता है चतुर बनना। अब देखो अथर्व ये चीज फेस कर चुका है, चतुर नहीं बन के दूसरा कोई चतुर बन रहा था। हाँ, दूसरा कोई चतुर बन रहा था और ये प्रॉब्लमेटिक फंस रहा था, ये समझ।
तो ये सब सीन थे ना, मेरे लाइफ में बहुत सारी जगह भी मिले। अभी तो ये बेसिक था ना, तो आप हम लोग हैं तो आपने समझी इस बात को। अभी तो जीवन बहुत लंबा है, बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी इस तरह की कि दूसरे पर्सन्स आएंगे और आपसे म्यूचुअल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेंगे और फिर छोड़ के चले जाएंगे। क्लियर हुआ? तो सबके लाइफ में ये चीज़ें आती हैं, स्पेशली बॉयज़, क्योंकि आपको मैंने बाहर के एटमॉस्फेयर में आप ही को रहना है, ठीक है? तो इस वजह से स्पेशली मैं अभी नहीं कहूँगा कि प्यार मोहब्बत वाला मैटर, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो अपनी पोजीशन को भी त्यागा नहीं है। #1 ट्रेंडिंग पे रहता है वो। पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो इंटर फ्रेंडशिप्स के बीच में होता है, क्लासमेट्स, सोसाइटी, आसपास के लोग, रिलेशंस, उनके रिलेशंस, जब वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है? और जितनी बार आप बेइज्जत महसूस करेंगे उतनी बार आप कुछ नया सीखेंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स द्वारा महसूस करेंगे, पेरेंट्स वगैरह तो दूसरी बात हो। मैं कह रहा आपस में फ्रेंड्स के अंदर या उसमें जब जब महसूस करेंगे तब एक नई सीख सीखेंगे आप। नेक्स्ट टाइम सोचेंगे अब ये नोट कर लेता हूँ, अगली बार नहीं होगा, ठीक है? और ये हर एक फील्ड में है, हर एक फील्ड में है, समझिए कोई फील्ड खाली नहीं है। जैसे मान लो चलो कि ग्रेट क्या नाम उनका शेयर मार्केट, वॉरेन बफेट जानते हैं ना? वॉरेन बफेट, मार्केट एनालिस्ट। उन्होंने बोला था कि अगर हमें नदी की गहराई नापनी है, नहीं, सबसे पहले हमें एक पैर नदी में और दूसरा पैर जमीन पे होना चाहिए। हम दोनों पैर नदी में नहीं डाल सकते गहराई नापने, डूबना जाहिर सी बात है। तो इसी तरह की बातें होती हैं इसमें, समझा? इंडक्शन आपको रियल लाइफ में बहुत कुछ हमने समझाने की कोशिश करी है, और वो चीज़ें अभी आपके भले ही साथ नई घटना घटी हो या फिर एक आध दो बार घटी हो, ठीक है, लेकिन जो ही आप +2 क्रॉस करेंगे तो वो बहुत बार घटेगी, ठीक है? जिसमें ट्रेंडिंग कौन है जान रहे हैं आप लोग, वो ट्रेंडिंग है, ठीक है? 90% वो है तो 10% वो है। मान लो कि सबके सब तो कोई अटैचमेंट में होता नहीं, कहने की बात है कि भाई मज़ा ले रहे हो अलग बात है, लेकिन सब कोई जरूरी नहीं कि अटैचमेंट में हो। बहुत लोग अटैचमेंट नहीं होते हैं, ठीक है? जिन पे गेस किया जाता है कि ये अटैचमेंट में, वो नहीं होगा, गेसिंग चलती रहती है ऐसा कि ये फलाना का उसके संग बना दिए, ठिकाना का उसके संग। क्लास में तुम पीछे बैठ के यही करते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में समझ में आया ना? पढ़ाई वाली बात पे हम सब चर्चा करते हैं, उस सब को थोड़ा साइड कर देते हैं। पढ़ाई में सीन है कि अगर कोई दोस्त 10 घंटा पढ़ रहा है तो हम भी 12 घंटा पढ़ेंगे, कोई 12 घंटा पढ़े तो हम 24 घंटा पढ़ेंगे, 24 पढ़े तो हम 50 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है? एक दिन में, पर हम पढ़ेंगे और ऐसा होगा, बिल्कुल हंसने की बात नहीं है। जस एग्जाम नज़दीक आएगा तस आपका ब्लड प्रेशर है ना, कि समय दिया जाता है। रिलेशन हो या फिर आपका गोल अचीवमेंट, दोनों को समय देना पड़ता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो रिलेशन नहीं संभलेगा। EMI यानी EM इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो उससे पहले हम लोगों ने EMW पढ़ा, याद है? EMW लेटेस्ट करके गए हैं हम लोग पीछे से। ये अगर आपका E है और ये है आपका B यानी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है आपका रिजल्टेंट। अब इसी तरह कुछ कॉन्सेप्ट बनता है EMI में। तो जब EMI की बात करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जिसका नाम क्या है? फ्लक्स, ठीक है? और ये फ्लक्स कितने तरह का होता है? तो 2 तरह का ये फ्लक्स होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक और एक होता है आपका मैग्नेटिक। 2 तरह का फ्लक्स हो गया। इस वाले EMI में हम लोग B वाले फ्लक्स की चर्चा करेंगे, ठीक है? अभी हमें पता है ना कि एक और यहाँ पे जो ही बात आती है फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, इसका मतलब मैग्नेट के फ्लक्स में परिवर्तन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आखिर फ्लक्स है क्या? तो फ्लक्स है कि जब भी कोई एक मैग्नेट हम ऐसे फ्रीली किसी सराउंडिंग में रख देते हैं, तो पता है ना मैग्नेट्स में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ में जाके क्या होता है? मिल जाता है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन निकल रही है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लक्स। क्लियर हुआ? क्या बोलते हैं इसको? तो इट रिप्रेजेंट टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स passing normally through a given area placed in a magnetic field।
यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया है तो उस ऑब्जेक्ट पे एंगल कितना बन रहा है? बिल्कुल 90। ऑब्जेक्ट पे कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 बन रहा है ना। पासिंग नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब 90 ही होता है। ठीक है, तो नॉर्मली इसके ऊपर पास तो और उसके अंदर से फिर बाहर निकल जाए, तो ये जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस पे आके स्ट्राइक करेंगे, इन्हीं को कहेंगे हम लोग फ्लक्स। कोई दिक्कत? तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? फाई से। ठीक है, फाई रिप्रेजेंट फ्लक्स, और फाई का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट डी एस, जहां पे बी है मैग्नेटिक फील्ड और डी एस है सरफेस एरिया, जिस एरिया से वो पास हो रहा है। अब जैसा कि बीच में डॉट है तो एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बनेगा? बी डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब वहां पे दिखाएगा कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक है, अब एक बात गौर करो कि जब हम किसी सरफेस पे नॉर्मली की बात करते हैं तो इससे एंगल कितना बनता है? अब सोचो कि अगर ये 90 हम यहाँ पे प्लेस करते तो यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लक्स तो 0 हो गया ना। क्या ऐसा होता है? आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है? तो जरूर कोई ना कोई बात है। क्या आप लोग इस बात से अवगत हैं कि वो कौन सी बात है? कोई भी अवगत हैं? कॉस प्रोडक्ट ले रहा है ना, साइन प्रोडक्ट नहीं ले रहा है। और कुछ इधर इसमें एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, और नाम है उसका एरिया वेक्टर। समझा? क्या नाम निकल के आता है? एरिया वेक्टर। तो ये जो हम एंगल मेकअप करते हैं ना, वो किससे करते हैं हम लोग? सरफेस से नहीं करते। किससे करते हैं? एरिया वेक्टर से। नहीं समझे एरिया वेक्टर का मतलब? एरिया वेक्टर का मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर जब हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं उसी को कहते हैं एरिया वेक्टर। समझा? यानी एरिया में हमने वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया इज ए स्केलर, अब उसका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, पर हमने यूनिट वेक्टर का क्या कर दिया उसमें, अब उसका क्या हो गया? डायरेक्शन आ जाएगा। अब वहां वाले से हम इसके बीच में एंगल निकालने की कोशिश। समझा? तो ये है एरिया वेक्टर। तो ये सरफेस है अगर, तो एरिया वेक्टर किधर का होगा? आउटवर्ड, सरफेस हमेशा आए। और फ्लक्स कैसे आ रहा है? 180 या फिर 0, या पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, हो या ना? तो इस केस में आपको हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू प्राप्त होगी, हाँ या ना? तो अब क्लियर हुआ कि एंगल कहाँ से मेजरमेंट करते हैं? हम सरफेस से मेजरमेंट नहीं करते हैं। किससे करते हैं? एरिया। क्लियरिटी हुई? यही सेम बात जब हम इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उससे पास कराएंगे ना, तो सेम एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट वहां पे भी आता है। अब जब से कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये है हमारा, तो यहाँ पे फाई हम लोग इसको बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर हमको इलेक्ट्रिक वाला रिप्रेजेंट करना हो तो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। डिफरेंस कहाँ है? बस यहाँ पे। समझे? डिफरेंस एक फिक्स पोजीशन पे डिफरेंस हमको दिख रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर हुआ? अब मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? वो होता है वेबर। क्या होता है? वेबर, या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये एसआई है, वेबर हमारा कॉमन यूनिट है। ठीक है, एसआई है टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये आप लोग यूनिट तो निकाल सकते हो ना मेन मौके पे। हाँ, नहीं एमएलटी नॉट, यूनिट। जैसे कि आपको पता ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बीडीएस होता है, तो बी का होगा टेस्ला और डीएस का होगा मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसी तरह ई की वैल्यू क्या होती है?
इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? F मतलब और Q मतलब आप लोग भी बग गए हैं क्या? हम तो गए नहीं ना, अभी अच्छा। ऊपर ही याद आ रहा था। चलिए, तो देखिए कितनी छोटी सी बातें थी और मौके पे नहीं याद आई। ठीक है, तो अभी यही सब चीज़ों को ध्यान देना है वहाँ पे एग्जाम्स के अंदर। ऊपर से आप लोगों को थोड़ा नर्वसनेस भी रहेगा वहाँ पे कि पेपर देने आए हैं हम, कुछ गलती से भी गलती ना हो जाए तो सही में गलती होगा। जानबूझ के गलती करने का सोचे नहीं होगा। उल्टा सर उल्टा। चलिए हटा दें इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, द phenomenon टू जनरेट इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ क्लोज सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको दूसरे बात हम समझते हैं हम कि सबसे पहले अगर हमने एक क्या ले लिया, क्लोज एक सर्किट ले लिया ऐसे, और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को आर पार कर, यानी एक बार अंदर लेके आ रहे हैं फिर एक बार बाहर लेके जा रहे हैं। ऐसा करने से फ्लक्स में चेंजिंग हुई। इस फ्लक्स में चेंजिंग की वजह से इस वायर में क्या होगा, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, और उस इंड्यूस EMF को अपोज कौन करेगा, इंड्यूस करंट। तो इन दोनों के प्रोडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी मैग्नेटिक के वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ एक विदिन द यूज ऑफ फेनोमेना नोन एज इंडक्शन, नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझा? अब इसको दिया था सबसे पहले बार फैराडे ने, नाम तो जिस सुना होगा ना, नाम है इनका M फैराडे, माइकल फैराडे, ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहली बार इस तरह के मतलब कि इंडक्शन की बात की थी, चेंज इन फ्लक्स की बात की थी, और उन्होंने इसको दिखाया किससे, EMF E से इज इक्वल टू d∅dt। और इतना ही कहे थे बेचारों, ठीक है, निकले नहीं, मतलब इन्होंने को लगा कि बस यही सही है, ठीक है। फिर बाद में जब कैलकुलेशन हुए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, तो कुछ इसमें गड़बड़ आ रहा था। किस चीज़ का गड़बड़ी हो रही थी, डायरेक्शन की गड़बड़ी हो रही थी, कि आखिर कौन से डायरेक्शन में ये प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा, ईस्ट टू वेस्ट होगा कि साउथ टू नॉर्थ होगा। समझा? ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए एक और भी साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्या, लेंज, ठीक है। और लेंज ने यहां पे क्या ऐड किया, माइनस, और इसका नाम दिया लेंज लॉ, ठीक है। अब लेंज ने ये दिया और उन्होंने बताया कि जो भी इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है उसकी कॉज का हमेशा अपोज होता है, यानी उसके होने का अपोजिशन होता है। यानी एक बात फैक्ट है, जो भी कोई टॉप करता है या जो भी कोई लाइफ में आगे बढ़ता है तो पीछे से खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। सेम यही बात है। तो ये संसार का बिल्कुल प्रिंसिपल नियम है कि जब भी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कोई होगा जो उसको पीछे की तरफ धक्का देगा, नोन एज फ्रिक्शन। फिजिक्स के हिसाब से तो फ्रिक्शन है, नॉर्मल लाइफ के हिसाब से आप सोच सकते हो कौन कौन है, फिल इन द ब्लैंक्स भर लीजिए अपने हिसाब से। तथ्य बात है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फैराडे के लॉ की बात करें तो फैराडे ने 2 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, और फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ कुल मिला के एक ही था जो अभी हम लोग इस पे चर्चा किए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। फर्स्ट लॉ में उन्होंने इसका थ्योरी दी, और सेकेंड में क्या दे दिया, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो एक ही होना चाहिए ना, फिर दो अलग अलग क्यों पढ़ना है? नहीं, 2 अलग अलग कहानी, अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड लॉ तो जब लेंजेस ने करेक्ट किया ना, लेंस हाँ, उनका होना चाहिए, फिर इनमें
क्योंकि उन्होंने बस माइनस करेक्ट किया था, उनके नाम पे चलता है ना। लॉ उनके नाम पे चलता है। तो इसीलिए फैराडे का फर्स्ट लॉ हो जाता है जो कि पूर्णतः ही फैराडे का है, और सेकेंड लॉ भी तो उन्हीं का है ना, लेकिन उसमें थोड़ा सा योगदान किसका है, लेंज का भी है, डायरेक्शन के नाम पे। तो इसलिए इसको लेंज लॉ भी कह सकते हैं। तो लेंज लॉ का भी गौर करना, लेंज लॉ इस पूरे को नहीं कहते हैं, हमेशा दिमाग में रखिएगा। लेंज लॉ केवल इतने को कहते हैं बस। और इसके बाद लेंज की महत्वता तब बढ़ी जब उन्होंने बताया ना कि अगर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका अपोज करने वाला बंदा कौन है, इंड्यूस करेंट। तब जाके इनकी सत्यता और दृढ़ हो गई और इनको कहा गया कि आप ही सब कुछ हैं, हाँ करता रहता। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया गया इनको। क्लियरिटी हुई? चलो नेक्स्ट है लेंज लॉ। देखो लेंज की बात कर रहे थे और लेंज को महत्व देने हम लोग पहुंच गए लेंज के पास। अच्छा ये बताइए, फैराडे लॉ की जो फर्स्ट लॉ है और सेकेंड लॉ है, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में कोई डिफरेंस है? देख लीजिए एक बार। इसमें सेकंड में जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है उसी को बस वो किया गया है और फर्स्ट लॉ में बस पता है बस थ्योरी देखिए, तो मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तब हम क्या कि आप लोगों ने दिमाग में वो तथ्य है तो भाई उसको क्लियर कर लो एकदम, कोई डिफरेंस तो नहीं ना है, कोई छूट तो नहीं रहा हम लोग से, गलती तो नहीं हो रही हमसे। ठीक है, चले नेक्स्ट है लेंज लॉ। तो करेंट इंड्यूस इन द लूप ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज सच दैट इट टेंड्स टू अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी वही बात हो गई, जब इंड्यूस ईएमएफ कौन प्रोड्यूस करवा रहे थे, फैराडे, और इसके कॉज को अपोज तो करना है, कौन कर रहा था, लेंज। और लेंज ने बताया कि आखिर कर कौन रहा था अंदर। भाई बाहर तौर पे तो पॉइंट फिंगर किए कि फैराडे को कि तुमने गलती करी है, तो भाई अंदर भी तो होगा कोई गलती दिखाने वाला, वो था कौन, करेंट। ठीक है, तो इसलिए ना हमेशा दिमाग रखिए ईएमएफ और करंट दोनों साइंस वाइडली चलते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, दोनों में से अगर कोई एक भी वहां पे मौजूद नहीं होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी वहां पे। जिसमें आप लोगों ने सुना होगा वाटलेस करंट, नाम सुना है ना? ये सब इसके उदाहरण है कि जब एक मौजूद ना हो या एक काफी कम मौजूद हो तब ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है और कोई भी उनको चैलेंज करके चला जाता है। समझा? तो एक से भले दो, इसलिए दोनों का साथ रहना बहुत आवश्यक है। और इन दोनों को साथ करने का सबसे बड़ा काम किसका है, ओम्स का, क्योंकि सबसे पहले बार नियम उन्होंने ही दिया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियरिटी? चलिए नेक्स्ट है लेंज लॉ इज एन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लेंज ने ये कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे दिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज हैपेंड। अगर वो नेगेटिव साइन नहीं लगाते तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाता वहां पे। ठीक है, कैसे हो जाता है? क्योंकि एक चीज है कि वहां पे ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ईएमएफ केवल एक, ऐसा नहीं कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं कि एक जगह से कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है तो खाली मैन्युफैक्चर हो रही है। ये हमारा नेचर का बैलेंसिंग प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे नेचर का बैलेंसिंग प्रॉपर्टी कि एक तरफ से अगर कोई चीज फॉर्मेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा कोई अदर साइड में। अब वो बात किसने देखी थी, लेंज ने। इस वजह से नेगेटिव साइन का प्रयोग किया था उन्होंने कि आप खड़ा खड़ा ये बात नहीं कर सकते, आपको बैठ के ये बात करनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट तो लेंज ने दिया, वो है क्या? तो देखो यहाँ पे गौर करो, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt है, सिंपल। आप उसमें आगे पढ़ो तो वैसे इसके एक्सप्रेशन में सबसे लास्ट में आओगे Q इज इक्वल टू -1/r d∅। गौर करो जहाँ पे भी माइनस है और रेजिस्टेंस का प्रयोग किया गया है। चलिए तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो है Q इज इक्वल टू -1/r और ये हो जाएगा आपका d∅। तो मान लो फ्लक्स की चेंजिंग पे तो इसकी डिपेंडेंसी है ही,
साफ साफ दिख रहा है। फ्लक्स की चेंजिंग पे क्यू चार्ज की डिपेंडेंसी है ही। एक और थिंग है यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, कि अगर रेजिस्टेंस किसी भी मतलब सर्किट का अगर आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो उसमें चार्ज का अमाउंट क्या होगा, घटेगा। चार्ज का अमाउंट घटेगा तो करंट की वैल्यू घटेगी, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फॉर्मूला है ना, I इज इक्वल टू dQ/dt। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया गया। क्लियरिटी। नेक्स्ट है हमारे पास मोशनल EMF। ध्यान देंगे, मोशनल नाम से पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन में हो, और मोशन में होने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रही है, EMF प्रोड्यूस कर रहा है। EMF समझते हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जैसे मान चलो कि मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मेंशन पहले से ही। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का मैटर क्या है, क्या बता रहा है ये, कि हाँ कि बाहर से अंदर की तरफ क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पूरा सेटअप तैयार कर दिया। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक रॉड रख दी। ठीक है, अब इस रॉड को जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव करोगे ना, वैसे वैसे इसके अंदर में फ्लक्स की चेंजिंग होगी, और इस फ्लक्स की चेंजिंग से प्रोड्यूस होगा हमको इंड्यूस EMF, और इसी इंड्यूस EMF ड्यू टू मोशन ऑफ दिस प्लेट इज नोन एज, मूविंग प्लेट इज नोन एज मोशनल EMF। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ऐसे आप लोग चेप सकते हैं बिना कोई तकलीफ के। इसका डेरिवेशन कर लें, डेरिवेशन इज बड़का इंपॉर्टेंट। ठीक है, चल नेक्स्ट है डेरिवेशंस। हाँ है, तो नेक्स्ट है आपका, मतलब छोटा ही है, E इज इक्वल टू VB DL। ठीक है, इसको क्या दे सकते हैं हम लोग, VBL। क्यों? जहां पे V है पोटेंशियल, नहीं सॉरी, V है वेलोसिटी, वेलोसिटी है, ये स्मॉल v है। हाँ, ये थोड़ा सा इसको हम लोग उड़नकुआ भी बनाते हैं। हाँ, थोड़ा फ्रीक्वेंसी की तरफ चलेगा ना, समझ लीजिएगा आप लोग, कि और कोई डायरेक्शन बताते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का बात नहीं ना किया गया है। हाँ, तो ये चल जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है ये बात। ठीक है, और ये DL क्या है, लेंथ। क्लियर हुआ? तो जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो DL का क्या हो जाएगा, L, तो फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू VBL। क्लियर हुआ? यहाँ पे V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड और L लेंथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा E इज इक्वल टू उड़नकुआ, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। क्लियर? और d∅ की वैल्यू क्या होगी, तो d∅ की वैल्यू होगी BA माने, यानी ये क्या है, फ्लक्स है, फ्लक्स है मतलब स्मॉल फ्लक्स की बात करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो जितना एरिया ये कवर किया है ना, जितना एरिया मोशन में कवर करेगा, उसी एरिया में ना फ्लक्स की चेंजिंग होगी। तो d∅ इज इक्वल टू BA। अभी हम लोग पढ़े BDS, वहीं से आ गया BA, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसको हम इसमें क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो क्या बनेगा, आगे प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस d/dt, और ये क्या हो जाएगा आपका BA। ठीक, अब नेक्स्ट है एरिया की वैल्यू क्या है, वो L और X। LX का सीन के देखो, तो ये है हमारा लेंथ, यहां से यहां तक क्या है L, और यहां से यहां तक क्या है X, और एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो LX एरिया। बोलिए कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारे सामने, तो E इज इक्वल टू, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस d/dt, B बाहर और अंदर क्या हो जाएगा LX। क्लियर? अब LX की वैल्यू क्या है, LX की वैल्यू क्या है, वो LX की वैल्यू कहाँ है, कुछ LX की वैल्यू नहीं है कुछ ना, d/dt। तो देखो नेक्स्ट लाइन में E इज इक्वल टू, यहाँ पे B L दोनों कांस्टेंट बाहर कर दिया हमने, अब माइनस के साथ d/dt ऑफ x, और हमें पता है ना
बचपन के क्लासेस में कि हाँ डी बाई डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, ठीक है। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। कोई दिक्कत इसमें? क्या हो, कोई दिक्कत आपको? ये क्लास 11th में था, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी याद है थोड़ा थोड़ा? चलिए, तो यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने E इज इक्वल टू बी एल भी। अब आप सोचोगे कि इसमें माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन हमें डायरेक्शन बताता है कि हम किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। कोई दिक्कत? बी एल भी आ गया, ये था आपका ये वाला VBL वाला, वही चीज आपके नीचे भी आ गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है EMF विल नॉट बी इंड्यूस्ड। देख लीजिए, गौर के नेक्स्ट पॉइंट है इफ एनी टू ऑफ BLV आर पैरेलल, यानी कि BLV में से अगर कोई भी पैरेलल हो जाए, यानी उनके बीच में एंगल कितना बन जाए? 0 डिग्री, तो उस केस में क्या हो जाएगा? कोई भी इंड्यूस EMF प्रोड्यूस नहीं होगा। समझिए बात को, होगा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे दो केसेस जो हैं, ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट की तरफ, और ये है हमारा प्लेट जो इस पे मोशन EMF कर रहा है। तो असली में ये कर ऐसे रहा है, तो यहां से फ्लक्स में क्या हो रही है? चेंजिंग हो रही है। अब सोचो कि इनके बीच में एंगल कितना? 90। कितना है? 90, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम लोग ऐसे जाएं इसके ऊपर, तो फ्लक्स में चेंजिंग होगी? बोलो, फ्लक्स में चेंजिंग होगी? काहे को होगी? नहीं होगी। नहीं समझे? नहीं समझे बात को ना? मान के चलो ऐसे कर रहे हो तो फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है ना, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड इसके से आगे टकरा रहे हैं। अच्छा सोचो, ऐसे जब आ रहा है तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आगे टकरा रहे हैं, एक ही मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ रहा है, साइड वालों से तो कोई मतलब ही नहीं है जी। पैरेलल कर दिया ना, हाँ या ना? पैरेलल कर दिया तो कहां से हो रहा है कुछ? समझ में आ गया नहीं आया? बोलिए, कोई दिक्कत है तो? चल, अब एक और सीन था यहाँ पे कि ये है V क्रॉस B। V क्रॉस का मतलब होता है ना, क्रॉस का मतलब साइन, है ना? तो ये हो जाएगा BLV साइन थीटा। बुझे हैं क्या होता है? BLV साइन थीटा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 वी गेट मैक्सिमम मोशनल EMF, है कि नहीं? और 0 डिग्री पे मिनिमम। केसेस क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलिए, नेक्स्ट है बात करेंगे फोर्स। अब इसी की मदद से फोर्स निकाल दिया है और इसी के मदद से पावर, ठीक है। कैसे? तो अभी गौर करो, ये जो EMF है ना वो पोटेंशियली तो है, हाँ या ना? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला बोलो। लॉ है, फोर्स में करंट का फॉर्मूला नहीं है। हो गया, क्लियर हो गया, गुड। इसको हटा दें क्या हल्का सा? चलिए, अभी क्या है, नेक्स्ट फोर्स में बात करो तो I की वैल्यू क्या होगी? ये है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन R होता है। तो V की वैल्यू क्या है? BLV, V वाला वेलोसिटी, ठीक। और हमारे पास F इज इक्वल टू क्या है? ILB साइन थीटा। अभी इसको पढ़े नहीं है हम लोग ना, इसके बाद पहले वाला चैप्टर पढ़े, पीछे से चल रहे हैं ना हम लोग, पीछे से चल रहे हैं, दिमाग में नहीं है? अरे ये FILB, फोर्स बिटवीन टू वायर, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, उनके बीच में फोर्स हुआ, बुला के लो जा, बस हित ही के लग लोग काम तबाना, रिलेशन जोड़ा जा। हाउ मैं मतलब कहाँ बैठे नहीं खेल, बताओ। टेस्ट से नहीं भागता है वो, भले उनको नहीं आएगा पर टेस्ट में आता है। क्या हो गया वो? आज एकदम क्लास नहीं चला है क्या? नहीं, मैम क्लास नहीं चला क्या एकदम? यहाँ पे फॉर्म भरा है ना,
सर के यहाँ हाँ, हाँ। private वाला उनके यहाँ जाएगा, फीस देना है और पूछना एग्जाम का कैसे कहाँ क्या होगा, कैसे सेटिंग center करना जाएगा। सर। सेटिंग करने गया, सही है, सही है। बोला था कि नहीं आएंगे आज। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, कोई किसी को दिक्कत है एल में? तो अब देखो, ए शोर नहीं, तो F इज इक्वल टू आई की वैल्यू बी एल बी अपॉन आर बी साइन थीटा। तो साइन 90 केस में, स्पेशल केस साइन 90, बात खत्म। तो F इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल वी अपॉन आर। बोलिए कोई दिक्कत? आर स्क्वायर भी है क्या? हाँ हाँ, एल एल तो है ही है ना, एल भी तो है, हम भूल गए इसको, एल एल दूठ है ना, भूल गए। बी स्क्वायर भी होना चाहिए ना। क्यों वी स्क्वायर क्यों होगा? एक ही तो वी है ना, ये पावर आएगा तब होगा, अच्छा पावर। पावर आएगा तो तब होगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, और तुरंत ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया? पावर, इन सब के फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे दिमाग में। बात कर रहे हैं हम लोग एडी करंट की। अब एडी करंट की बात कर ही लेते हैं हम लोग। एडी करंट पे चर्चा क्या है कि एडी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक तरह का मतलब कि मैग्नेटिज्म का प्रयोग करके इंड्यूस ईएमएफ को, मतलब एक अलग तरह का करंट की बात की थी, जिसका नाम दे दिया एडी करंट। अब देखो, जनरली जो करंट प्रोड्यूस होता है वो वायर में प्रोड्यूस होता है, और वायर में एक डायरेक्शन प्रोड्यूस जाता है, मतलब जैसे कि ये लूप बना नहीं है ऐसे, तो मान लो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ये ठीक है। लेकिन एडी ने देखा, उन्होंने ट्राई किया कि अगर हम किसी प्लेन शीट के ऊपर ऐसा बात करें तो, यानी किसी प्लेन मेटालिक शीट के मतलब आर पार अगर हम फ्लक्स की चेंजिंग करें तो क्या होगा? मतलब किसी मेटालिक प्लेन शीट होती है ना, मान लो ये लोहे की शीट है, अब इस शीट में अगर हम फ्लक्स की चेंजिंग करें तो ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी। और ऐसे ही एक शाम वो मैग्नेट लेके बैठे थे, नियोडमियम वाला, ठीक है, और ये हाथ में उनकी प्लेट थी, क्योंकि वो अपने दुकान में पुट्टी कर रहे थे। पुट्टी वाला प्लेट उठाया, नियोडमियम ने देखा, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, रखा नीचे, मार ऐसे ऐसे करने लगे, ठीक है। ऐसे करते करते तुरंत एक बहुत गजब का झटका लगा, और वो जो प्लेट था वो निकल के जाके दीवार में चिपक गया। और वो दीवार पुकार रहा ना, आओ पे कर लो हमारा को पुट्टी, काहे को टाइम वेस्ट कर रहा हो, ठीक है, ऐसे दीवार पुकार रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, एक बार झटका खाया, मतलब एक बार धोखा खाया, फिर लेके आए, फिर दोबारा फिर ऐसे किया, फिर हुआ, फिर कहा कि नहीं, मैं थकने वाला नहीं हूं, मैं वीर पुरुष हूं। हाँ, तो उन्होंने 2-3 बार प्रैक्टिस किया और हर बार उन्हें झटका ही मिला, ठीक है। अब वो झटका, हिल ले रहे हो। आज जब झटका लगा तो उन्होंने इसके ऊपर सोचा कि पहले पुट्टी करने के बाद सोचूंगा कि आखिर हो क्यों रहा है, नहीं तो घर वाली पटक के मारेगी उनको, ठीक है। तो हुआ यूं कि जब वो गए, अब उसको उठा के न्यूरोमैग्नेट और प्लेट को लेके बैठे गए लेबोरेटरी में, और उन्होंने उसके ऊपर जब रिसर्च किया, देखा कि जो उसके ऊपर करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, इंड्यूस करंट, वो हो रहा है थ्रेडिंग के तौर पे। यानी कैसा हो रहा है? इस टाइप का करंट प्रोड्यूस हो रहा है, सर्कुलर लूप वाला, मतलब ऐसे करके कई सारे छोटे 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 लूप के फॉर्म में इसके ऊपर करंट का प्रोडक्शन, मेटल सरफेस पे। इसको बोला उन्होंने थ्रेडिंग, और इस तरह के करंट का नाम दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत फेमस इंसान हूं, कहा है ले लो एडी करंट, ठीक है। और इन्हीं के संग एक और बंदा था जो पुट्टी में फेंट रहा था इसे करके, नाम था उसका फोकॉल्ट, पुट्टी वाले को पता नहीं चल रहा। ठीक है। अब अच्छा, घर में पुट्टी माना रहेगा और तुम खलियरे हो, तो घर वाले पैसा क्यों देंगे पुट्टी वाले को? यही बात है। सोचो, थोड़ा सा थिंक करो। बी ये सब आप किया ना सर। उन्हें क्या पता कि वो फ्यूचर साइंटिस्ट बीइंग इंडियन, यस सर। इसीलिए घर इतना गंदा बना है। क्लियर बा? तो चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो ये अब वो जो अलग से साइंटिस्ट जो पुट्टी फेंट रहे थे, उनका नाम था फोकॉल्ट। उन्होंने भी इस तरह की बातें देखी, क्योंकि जब वो पुट्टी लगाने चले गए तो उन्होंने भी क्या ले मुँह कर भाई से, तो किया, उनको भी झटका लगा, ठीक है। तो उन्होंने भी ये था फोकॉल्ट का, तो फोकॉल्ट ने भी उस पर देखा, तो उन्होंने उस तरह के थ्रेडिंग मिला।
लेकिन उन्होंने कहा छोड़ फालतू काम है, चल के पुट्टी लगा जाओ। और जो एडी है, एडी ने बताया तो फोकल अरे तो हमू खोल ले रहनी है बाग बुड़बक तुम ना ले रहे तो कल चल हमू ले लेते ना। तो दोनों दोस्त थे, कहा चल चल ना संग लेंगे, संगे पुट्टी किए संगे नाम आना चाहिए इसके, ठीक है। तो ये क्लियरिटी हुई। तो क्या नाम निकल गया है टोटल? हाँ फोकल्ट का नाम ही तो नहीं कहा है यहाँ पे। इसमें नहीं है ना, आप साइड बुक पढ़ेंगे तो उसमें फोकॉल्ट का करंट दिखाएगा, फोकॉल्ट करंट। मैंने कहा कि मेरे को याद आ गया तब बता दूं, ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त कहानी थी, वो मेंशन नहीं है कहीं पर हमें पता चल जाता है। आप भी उन्हीं लोग के साथ रहे होंगे सर। अरे पुटिया तो हम ही लाए थे ना, दिए थे उन लोगों को, तब से मांगे थे दे दो दे दो दे दो, हम घर मैं करेंगे। तो आपके यहाँ से था ना, हाँ मैटो हमारे यहाँ से ही था, ये से निकाल के। सही डीजे में निकाल दिए थे हम लोग को चेक करने के लिए। हाँ बजाते नहीं थे। बस बजाते नहीं थे। सही बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट है एडी करंट के एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक ब्रेकिंग, यानी जो भी ब्रेक मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है वहाँ पे एडी करंट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस समझते हैं भट्टी, वो इंडक्शन फर्नेस भी मतलब कि एडी करंट की वजह से चलता है। स्पीडोमीटर, वो जो स्पीडोमीटर ऐसे से बताता है वो भी एडी करंट का प्रिंसिपल वहाँ पे वर्क होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और एनर्जी मीटर, ये तो 4-5 जो एप्लीकेशंस हैं वो सबका प्रिंसिपल क्या है, एडी करंट। क्लियर हुई। नेक्स्ट है आपके सामने डिसएडवांटेज क्या है इसका। तो लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस विच डैमेज द कोर ऑफ मटेरियल, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जैसा कि हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग करते हैं ना, हम एक तरह की एनर्जी का प्रयोग करते हैं ऐसे हिलाने के लिए या फिर कहीं मोशन करने, मैकेनिकल एनर्जी। अब वो मैकेनिकल एनर्जी हीट भी प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जब मैकेनिकल एनर्जी से ही हीट प्रोड्यूस होता है ना, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है उसका, ठीक है। आप कॉन्टिन्यूसली इसका प्रयोग नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, समझा। तो इसलिए ऐसे जगहों पे इनका यूज होता है जहाँ पे कम समय में अपना काम क्या हो जाए, निपट जाए। जैसे ब्रेक, अब हमेशा ब्रेक लगाएंगे तो खड़े नहीं रहेंगे वैसे, कभी ना कभी ब्रेक हटाएंगे ना, तो यानी कि 10 बार में 1 बार आपको ब्रेक लगाना है, तो वहाँ पे एडी करंट का प्रिंसिपल वर्क कर जाता है। लेकिन लॉन्ग टाइम लगा दो तो पता चले गाड़िया के चक्कर में धुआं निकले लगेगा ना, क्यों, हीट, डिसएडवांटेज, बुझे। नेक्स्ट है एक्सेसिव हीटिंग में लेड टू फायर, भाई सेम बात कर रहा है। हीट के बाद रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, और ऐसा करने से मशीन की जो कार्य प्रणाली क्षमता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो अच्छा वर्क आउटपुट नहीं दे पाएगा। ओके चल। नेक्स्ट है वे टू मिनिमाइज, क्या तरीका है उसको मिनिमाइज करने का। तो वो है बाय लैमिनेटिंग द कोर, यानी कि हम उसके कोर को क्या कर सकते हैं, लैमिनेट कर दें, यानी कि जो भी हम कॉपर वायर का वाइंडिंग का प्रयोग कर रहे हैं या फिर जिस प्लेट का प्रयोग कर रहे हैं उस प्लेट को बिल्कुल लैमिनेट कर दें, ताकि उसका फ्लक्स लीक ना करे, समझे। और उसके बाद है बाय मेकिंग स्लॉट्स ऑन द कंडक्टर सरफेस, और हम एक स्पेसिफिक जगह बनाएं कंडक्टर सरफेस के ऊपर जहां से ना जो एयर रेजिस्टेंस है, जो मतलब कि और भी तरह की जो रेजिस्टेंस है, एटमॉस्फेरिक फिजिकल फैक्टर्स, वो उसको अफेक्ट ना कर सके, समझा। चलो नेक्स्ट है इंडक्टेंस। पहले हम लोगों ने इंडक्शन पे चर्चा किया, वो समझ में आया, किसी को डाउट है उसमें। अब बात करेंगे इंडक्टेंस की। अब इंडक्टेंस क्या है, जैसे इंडक्शन एक पूरा प्रोसेस है ना, ऐसे ही इंडक्टेंस एक फिनोमेना है, ठीक है। एक तरह का ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें हमको कुछ निकल के आता है, और क्या निकल के आता है वही हम लोग देखना है, ठीक है। तो इंडक्टेंस सबसे पता चलता है कि हमें फ्लक्स का काम है। तो यहाँ पे मेंशन है द फ्लक्स लिंकेज ऑफ क्लोजली राउंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि जो भी फ्लक्स लिंक होगा, जो भी फ्लक्स क्या होगा, लिंक होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आई के, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग इंडक्टेंस, यानी कि जो भी फ्लक्स है वो आई पे डिपेंड करेगा। फ्लक्स में बढ़ोतरी करेंगे तो आई में बढ़ोतरी होगा, तो आई में बढ़ोतरी करेंगे तो फ्लक्स में बढ़ोतरी होगा। क्लियर हुआ। चलिए, क्योंकि आई के अंदर क्या होता है, चार्ज, और जब चार्ज मूव करता है तो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड से तो क्या बनता है, फ्लक्स क्रिएट होता है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, गुड, यू आर इंटेलिजेंट ऑल ऑफ यू।
नेक्स्ट है, तो मान के चलो कि अभी क्या है कि अगर हम एक टर्न की बात करें, सोच लो एक टर्न की बात करें तो 5b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अब सोचो यहाँ पे n टर्न हो तो, मतलब n लूप हो तो ऐसे, तो 5b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IN हो जाएगा ना। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्न पे भी ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही डिपेंड करता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट है, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इंडक्टेंस। यानी कि जो ही हम यहां से क्या हटाते हैं, बीच में से हटाओगे ना ये, तो यहां पे आ जाता है x और ये हो जाता है I, ठीक है, ये हट गया, यहां पे हो गया इज इक्वल टू, तो 5b अपॉन I इज इक्वल टू x। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसको दिल पे मत लेना तनकी हो, ठीक है, हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही एक कांस्टेंट वैल्यू डाल दी है इसमें, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस को दो पार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंडक्टेंस इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप। एक है आपका सेल्फ और एक है आपका म्यूचुअल, ठीक है। सेल्फ का मतलब जिसमें केवल एक कॉइल हो, सेल्फ का मतलब एक कॉइल हो, और म्यूचुअल का मतलब 2 कॉइल हो। एकदम ऐसे सिंपल समझना है आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग करें हम लोग, चलो नेक्स्ट है, इसको हटा देते हैं। जब हम बात करते हैं सेल्फ की ना, जब सेल्फ की चर्चा करते हैं तो क्या है, द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन अ कॉइल व्हेन अ करंट पास थ्रू इट अंडरगोज अ चेंज इज नोन एज फलान ढिकान। तो देखो 5b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ना, तो हटाएंगे तो 5b इज इक्वल टू Li, तो 5b अपॉन I इज इक्वल टू L, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस। L से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इस सेल्फ इंडक्टेंस के जो SI यूनिट होता है ना, वो होता है हेनरी। क्या होता है, जिसको हम कैपिटल H से दिखाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? और जिस डिवाइस की हम लोग चर्चा कर रहे थे देर से, दिन रात एक कर दी डिवाइस चर्चा करके, और AC में भी उसका नाम सुने हम लोग, नाम क्या है उसका, इंडक्टर। यानी ये सब चर्चाएं किसके लिए हो रही हैं, इंडक्टर के लिए, क्योंकि जैसा कि हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, उसका एप्लीकेशन, यूज, सब कुछ, और उसी के ऊपर इतनी देर से हम लोग चर्चा करेंगे, सेल्फ और म्यूचुअल। तो सेल्फ अगर इंडक्टर होगा तो एक कॉइल होगी, म्यूचुअल होगा तो 2 कॉइल होगी। कोई डाउट किसी को? नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये हो गया ये हो गया आपका 5b इज इक्वल टू Li, तो यहाँ पे 5b अपॉन I इज इक्वल टू L, क्लियर डी। नेक्स्ट है EMF इज इक्वल टू माइनस d∅dt, क्योंकि फ्लक्स की चेंजिंग हुई है ना, फ्लक्स की चेंजिंग। तो द कॉन्स्ट, देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस L/di/dt। कैसे? तो मान लो इस लाइन को हटा दो, तो 5b इज इक्वल टू Li, तो L बाहर, 5 की जगह पे हमने Li क्या कर दिया, पुट कर दिया। L इज कांस्टेंट, तो माइनस L/di/dt। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग बात करेंगे, ये देखो, इसको दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, माइनस L/di/dt। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। यानी कि सोलेनॉइड की बात कर ले हम लोग, सोलेनॉइड समझते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना सोलेनॉइड को समझने में। कोई भी परिजन जन को समस्या है तो बताए हमसे, आपने बताया और मैंने आपको सुलझाया कैसे। तो अभी अगर एक आध को पहना होना होता तो दिखा देते हैं हम। हाँ, छोटा वाला। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या, हाँ, समझ गए? तो हम लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, फिर भी ऐसे बेहुदा सवाल पूछते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, 27 वाला है। हाँ, इसी की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझ गए। क्या बात? सर वो फाइल कॉपी बना
अरे गजब, वही है। कहाँ थे सर आप? यही है ही सर। आराम देखना यार। एक हम लोग देखिए ये देख रहे हैं, ये यही है आपका, हम कह सकते हैं कि सोलेनॉइड कह सकते हैं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड के बीच में हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग करते हैं ना। तो हम इसके अंदर आयरन कोर क्या करेंगे, पेश देंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ ये सोलेनॉइड है। क्लियरिटी? चलिए, और कोई डाउट? नेक्स्ट है, जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं हम, हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो अब देखो सोलेनॉइड, तब देखे ही होगे, हेत्ती सोलेनॉइड आता है जो आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो यूट्यूब में आता है, इसी से दिखाते हैं। लेकिन जो सोलेनॉइड लंबे लंबे होते हैं, यानी जिनका यूज हम लोग पावर स्टेशन में करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के लिए, वहाँ पे उपयोगिता के लिए, तो मतलब कितनी लंबाई होती है, मान चलो कि मतलब 1-1.5 मीटर का तो खाई सोलेनॉइड होगा। कौन सा बहुत बड़ा है, 1-1.5 मीटर कौन सी बड़ी सोलेनॉइड है, ठीक है। तो अब देखो, उस तरह का सोलेनॉइड अगर आपके सामने हो तो हम उसका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे, बोलिए, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि सोलेनॉइड एक तो हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं। गजब मस्त बनाया हम तो, थैंक्स, ठीक है ना। ये हो गया सोलेनॉइड हमारा। और जब इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें से जानते हो क्या होगा, ऐसे फ्लक्स निकलेगा। प्लस निकलेगा ना, करंट तो वैसे ही जाएगा ना। हाँ, फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने, हमें पता है ना कि बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, यही फॉर्मूला होता है ना, अपॉन एल। तो हम इसको हटा देते हैं ना, सीधा ये रखते हैं, म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन रखते हैं, ठीक है। क्योंकि कैपिटल एन स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल एन बाई एल, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है फाई इज इक्वल टू बी डी एस, यही होता है ना। तो फाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू चेप दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए। भाई डी एस की जगह पे तो ए है, डी एस की जगह पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एन फाई इज इक्वल टू एल आई। एन फाई की वैल्यू क्या है, एल आई के बराबर, एल आई बाई एन हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। बोले कोई दिक्कत है इसमें तो, हाँ। और इसी से ना एल का वैल्यू एक और बनाता है, जब हम मीडियम चेंज की बात करते हैं तब। तो देख लो, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल, यानी जब हम डबल मीडियम की चर्चा करते हैं तब, जहाँ पे म्यू नॉट है एक कांस्टेंट परमिटिविटी, और म्यू आर है जिस मीडियम में हम अगर उसको प्लेस कर सकते हैं उस मीडियम की, ठीक है। क्योंकि इस तरह के इंडक्टर को हम लोग ऐसे ओपन में नहीं रखते हैं, किसी एक केस के अंदर रखते हैं, और केस में अलग तरह का मीडियम का प्रयोग, जैसे कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक का प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही इंडक्टर को भी ऐसे ओपनली नहीं छोड़ देते हैं, उसको चारों तरफ से कोटिंग करते हैं। डजेंट मैटर कोटिंग इज लिक्विड और सॉलिड। जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था इंडक्टर, उसके ऊपर कैसी कोटिंग थी, तो टेप की कोटिंग थी, और वो टेप ही वहां पे क्या कर रहा था, एक तरह का चारों तरफ से उसको पैक करने की कोशिश करता कि उसका फ्लक्स एक्स्ट्रा लीक ना। समझ गए? बोलिए कोई दिक्कत? तो ऐसे करके यहाँ पे आपके सामने सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया समाप्त। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो सेल्फ इंडक्टेंस में एक कॉइल है ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल होंगे, ठीक है। चलिए इसको बता दें। चलिए एक और कॉइल कैसा होगा, ऐसे हो गया। एक कॉइल के अंदर हो रहा है ना ऐसा फ्लक्स की चेंज, तो दूसरे कॉइल के अंदर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है,
इससे जा रहा है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे एसी का साइन नहीं होगा, यहाँ पे जी कर देते हैं, गैलोमीटर, जहाँ पे देखिए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ करंट क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है, डिफ्लेक्शन हमें शो हो। ओके, नेक्स्ट लाइन में फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल टू एम आई, ठीक। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। ये हो गया, जैसे अभी ऐसी तरह का कॉन्सेप्ट आया था हमारा उसके लिए, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, याद है ना। अब इसी तरह का आ गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। अगर दोनों में से कोई एक याद हो जाएगा तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप लोग पेपर में, ठीक है। तो बस एक याद करना है आपको, कोई भी जो आसान हो। सिंगल वाला तो आसान है, डबल वाला में थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन जाएगा, ठीक है क्या इसमें लंबा डेरिवेशन? नहीं है Derivation is है लंबा वाला है। derivation. और बुक में है, Yes sir. बुक में ऐसे हमने नोट्स में लिखवाया है। Yes sir. तो वो रिलेशन बोलो सीधा, छोटा है सर। वो रिलेशन बोलो कौन सा? M जो रिलेशन मैंने मेंशन करवाया है। M equal to mu naught n1 n2 M इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 N1 N2 an ए एल दो लिखा है। एक m equal to n2 के बाद पाई स्क्वायर यहाँ पे जो है ना, ए की जगह पे ना, अरे ए की जगह पे एरिया लिख दिया और क्या लिख दिया? वही बात है। वही है। हो गया। yes sir. तो ये हमारे पास एक रिजल्टेंट फॉर्मूला है, ये बिल्कुल एल की तरह है, यानी इंडक्टर वाले की तरह है। गौर करो, वहां पे एन स्क्वायर था, यहाँ पे अलग अलग टर्न है, इस वजह से N1 N2 की बात Yes है। sir. गौर करो, वहां पे एन स्क्वायर था, Yes, sir. यहाँ पे N1 N2। mu naught n square a by n. हाँ, कोई दिक्कत? Yes sir. चल, AC जनरेटर। और लास्ट में बचता है एसी जनरेटर।